हेलो व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स, आपका आज की नई क्लास नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। इतने दिनों बाद फिर वापस से मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ ऑनलाइन के माध्यम से। इस बार मैं आपके लिए मानव भूगोल के महत्वपूर्ण यानी कि बीए और इंटीग्रेटेड बीए में जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं और उसमें फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर यानी कि आपको पता होगा कि मानव भूगोल होता है, उसके अंतर्गत अपन आज बात करेंगे। उसके मैं टाइप किए हुए नोट्स आपको अवेलेबल नहीं करवा पाऊंगा आज, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मुझे टाइम नहीं मिल पाया, जिस वजह से मैं टाइप नहीं कर पाया। पर कुछ बच्चों के बहुत कमेंट आ रहे थे कि सर मानव भूगोल के एमसीक्यू करवाओ, मानव भूगोल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए। तो इस वजह से मैं आपके लिए आज ये हाथ से लिखे हुए ही क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। पर ये भी मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, एग्जाम से पहले इनको जरूर एक बार पूरी वीडियो देखें। आप ये भी ना किया करें कि स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन का आंसर देख के अपने पास रख ले या लिख ले। पूरी वीडियो जब तक नहीं देखेंगे आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन में मैं बहुत सारे क्वेश्चन बताने की कोशिश करता हूँ। अब देखते हैं ये एक वीडियो में पूरा हो पाता है ये मानव भूगोल का, या दो वीडियो होती है, देखते हैं। चलो, तो अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और इस तरह के वीडियो पाने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है मानव भूगोल का अपना। मानव भूगोल का उद्देश्य किसी प्रदेश में भूदृश्य की आकारिकी अर्थात भूदृश्य पर दिखाई पड़ने वाले विभिन्न तत्वों का वितरण, परस्पर संबंध एवं विन्यास का अध्ययन करना है। यानी कि ये जो पूरी आपको वो दे रखी है, क्या दे रखी, डेफिनेशन दे रखी है यहाँ से यहाँ तक। उक्त परिभाषा या डेफिनेशन किसने दी है, तो याद रखना ये इस तरह की कभी भी परिभाषाएं भी पूछ लेता है एग्जामिनर, तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि किसने दी है परिभाषा। तो अमेरिकन भूगोलवेत्ता कार्ल ओ सावर ने दी है। किसने दी है? कार्ल ओ सावर ने दी है। जो मोस्ट बहुत एमपी होगा उसमें मैं ज़्यादा डीपली बताने की कोशिश करूंगा। जो बेसिक होगा, जो सीधा रटने का या समझने का है, मैं सीधे आपको बता दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका सेकंड नंबर का। मानव भूगोल के जनक कौन है? ये आपका क्वेश्चन छप के आ सकता है। ध्यान रखना, मानव भूगोल के हु इज फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, तो याद रखना प्रोफेसर रेडजेल महोदय मानव भूगोल के जनक है। अगला क्वेश्चन है, रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल का क्या अर्थ है, या मानव भूगोल किसे कहते हैं? तो मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र वातावरण से संबंधित होते हैं, जो स्वयं भौतिक दशाओं का योग होते हैं। सर्वत्र यानी कि चारों ओर, ठीक है ना। ये चीज याद रखना, सर्वत्र शब्द जब भी आएगा तो वो किसकी परिभाषा होगी? प्रोफेसर रेडजेल की वो परिभाषा होगी। अगला क्वेश्चन है आपका चौथा नंबर का क्वेश्चन। मानव भूगोल मानव समुदायों एवं पृथ्वी की सतह के पारस्परिक संबंधों का संश्लेषणात्मक अध्ययन है। किसने कहा है? तो फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता कामिले वेला ने कहा है। किसने कहा है? कामिले वेला ने। कौन सा शब्द याद रखना है इस परिभाषा में? आपको संश्लेषणात्मक शब्द ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका आईएमपी क्वेश्चन है ये। मानव भूगोल का नियतिवाद का सिद्धांत किसने दिया? मानव भूगोल का नियतिवाद सिद्धांत किसने दिया? तो याद रखना आंसर आपको हेरोडोटस महोदय ने मानव भूगोल का कौन सा सिद्धांत दिया है? नियतिवाद का सिद्धांत दिया है। अगला क्वेश्चन सिक्स्थ नंबर का आपका, विडाल डी लाप्लास ने मानव भूगोल का कौन सा सिद्धांत दिया है? विडाल डी लाप्लास याद रखना आपको, तो संभववाद का सिद्धांत दिया है। संभववाद, निश्चयवाद, नवनिश्चयवाद, तीन तरह के सिद्धांत है, उसमें से विडाल डी लाप्लास ने कौन सा दिया है? तो संभववाद का सिद्धांत दिया है। ये क्वेश्चन सीधे से आपका एग्जाम में छप कर आने वाला है, इसलिए ध्यान से पढ़े, ध्यान से समझे। अगला क्वेश्चन है आपका, श्रेष्ठतम की आजीवित अतिजीविता का सिद्धांत, श्रेष्ठतम की अतिजीविता का सिद्धांत किसने दिया है? तो हर्बर्ट स्पेंगर महोदय ने दिया है। हर्बर्ट स्प्रेंगर महोदय ने दिया है। 7 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप आते हैं 8वें नंबर के क्वेश्चन पर। आर्थिक भूगोल का शब्द सर्वप्रथम किसने दिया है? यानी कि इकोनॉमिकल ज्योग्राफी या इकोनॉमिक ज्योग्राफी शब्द सर्वप्रथम किसने दिया है? तो लोमोनोसोव महोदय ने। किसने दिया है? याद रखना आपको, लोमोनोसोव महोदय ने दिया है। कब दिया? तो 1711 से 65 के मध्य ये भूगोलवेत्ता हुए हैं, इन्होंने दिया है आर्थिक भूगोल शब्द, ठीक है ना। याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है कब दिया, ये तो नहीं पूछे गए, लेकिन आर्थिक भूगोल शब्द के जनक या शब्द देने वाले कौन है, तो आपको याद होना चाहिए कौन है? लोमोनोसोव। अगला 9 नंबर का क्वेश्चन है,
सामाजिक भूगोल का जनक कौन है? देखो, जनक की एक पूरी सूची बना लेना। मानव भूगोल का जनक कौन है, भौतिक भूगोल का जनक कौन है, आर्थिक भूगोल का जनक कौन है, सामाजिक भूगोल का जनक कौन है, ऐसे बहुत सारे जिसके जनक या पिता बोलते हैं, तो वो आपको एक पूरी लिस्ट बना के रखनी है। उसमें से एक या दो क्वेश्चन आपके पक्का बनने वाले हैं। तो इस बार पूछा जा रहा है कि सामाजिक भूगोल का जनक कौन है, तो गिलबर्ट और स्टील, दो महोदय हैं, गिलबर्ट और स्टील, ये हैं सामाजिक सोशल ज्योग्राफी के जनक। सामाजिक भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब व किसने किया? सामाजिक भूगोल के जनक तो कौन है? गिलबर्ट और स्टील। लेकिन अगर वो पूछे कि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो 1908 में वेलॉक्स द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? वेलॉक्स महोदय के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कृषि भूगोल का जनक किसे कहते हैं? आर्थर यंग। अब इसमें कृषि का भी आपका पार्ट आता है, इसलिए मानव भूगोल में इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है। तो कृषि भूगोल का जनक किसे कहते हैं? एग्रीकल्चर ज्योग्राफी के जनक कौन है? आर्थर यंग। अगला है, एंड्री की पुस्तक का क्या नाम है? एंड्री की पुस्तक का क्या नाम है? ज्योग्राफी डस वेल्थहेड, ठीक है ना, इसकी पुस्तक का नाम है। कोई पुस्तक ऐसे ज्यादा पूछते तो नहीं, पर कुछ आईएमपी है, वो मैंने आपको डाल दी है, ठीक है। अगला 13 नंबर का क्वेश्चन है आपका, परिवहन भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो अमेरिकी भूगोलवेत्ता एडवर्ड उलमान को कहा जाता है। कौन सा परिवहन भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? एडवर्ड उलमान को कहा जाता है। अगला है, राजनीति भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो जर्मन भूगोलवेत्ता रेडजेल को कहा जाता है। जर्मन भूगोलवेत्ता रेडजेल को कहा जाता है। किसका? राजनीतिक, पॉलिटिकल ज्योग्राफी का जनक। ये सब जनक आपको एक कॉपी में अलग से लिख लेने हैं। अगला क्वेश्चन है, आपका 15 नंबर का क्वेश्चन है, क्या है? लुसियन फ्रेबरे की पुस्तक का क्या नाम है? ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री। क्या नाम है? ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री, ठीक है ना। ये पुस्तक के नाम याद रखने हैं। पुस्तक का नाम दे करके राइटर का नाम पूछ सकता है, राइटर का नाम देकर के आपसे पुस्तक का नाम पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में भूगोल के पितामह, मानव भूगोल के प्रणेता एवं संभववाद विचारधारा के प्रणेता या पूर्व रूप से विकसित करने वाले विद्वान कौन है? तो फ्रांस में भूगोल के पितामह किसको कहते हैं? विडाल डी लाप्लास को कहते हैं। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, इसको अच्छे से रट लेना, अच्छे से समझ लेना, गलती मत करना, ठीक है ना। विडाल डी लाप्लास। अगला क्वेश्चन है, रुको और जाओ क्या है? तो यह निश्चयवाद को कहा जाता है। निश्चयवाद को क्या कहा जाता है? रुको और जाओ। संभववाद, निश्चयवाद और नव निश्चयवाद। निश्चयवाद में क्या है कि प्रकृति सर्वोपरि मानव गुण है, ठीक है। आगे चलते हैं, ग्रिफिथ टेलर के अनुसार मानव प्रजातियों का वर्गीकरण का आधार क्या है? तो शारीरिक लक्षण एवं जनांकीय एक सूत्रता। अगला क्वेश्चन है, नासिका सूचकांक का सूत्र क्या है? नासिका सूचकांक यानी कि नाक का सूचकांक का सूत्र क्या है? इस तरह का क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि सूचकांक आपके सिलेबस के अंतर्गत है। तो नासिका का सूचकांक बराबर नाक की चौड़ाई अपॉन नाक की लंबाई इंटू 100, ठीक है ना। ये चीज याद रखनी, नाक की चौड़ाई अपॉन नाक की लंबाई इंटू 100। ये किसका सूत्र हो गया? नाक सूचकांक या नासा सूचकांक या नासिका सूचकांक। इसी तरह नाक के सूचकांक के अलावा एक और सूचकांक है आपका, क्या है? कपाल सूचकांक का सूत्र। तो वही हो जाएगा सिर की चौड़ाई अपॉन सिर की लंबाई इंटू 100, ठीक है ना। चौड़ाई अपॉन लंबाई इंटू 100 याद रखना है, आगे नाक लगा देना और आगे सिर लगा देना, अगर जो भी पूछे, थोड़ा सा बेसिक है। अगला क्वेश्चन है, नवनियतिवाद तथा ऑस्ट्रेलिया श्वेत नीति के जनक कौन है? ग्रिफिथ टेलर। नवनियतिवाद, संभववाद और निश्चयवाद तीनों का अलग अलग जनक है। तो नवनियतिवाद या जिससे कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया श्वेत नीति के जनक भी माना जाता है, तो वो कौन है? ग्रिफिथ टेलर महोदय हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ग्रिफिथ टेलर के प्रजाति वर्गीकरण में सम्मिलित है। ग्रिफिथ टेलर के प्रजाति वर्गीकरण में सम्मिलित हैं तो कौन कौन से हैं? निग्रेटो, निग्रो, नार्डिक, अल्पाइन एवं अन्य।
यानी ग्रिफिथ टेलर ने विश्व की प्रजातियों का वर्गीकरण अलग अलग क्षेत्रों के आधार पर अलग अलग किया है, जिनमें कुछ के नाम मुख्य हैं या कुछ मुख्य वर्गीकरण किया है, जिसमें पहला कौन है निग्रेटो, दूसरा कौन है निग्रो, तीसरा कौन सा है नार्डिक और चौथा कौन सा है अल्पाइन। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूप में यह निवास करते हैं। जिसे विश्व की प्रजातियों का वर्गीकरण का जनक कौन है, तो ग्रिफिथ टेलर, आपको ये भी याद रखना है। सबसे पुरानी प्रजाति मानी जाती है, तो क्या वो कौन सी मानी जाती है, निग्रेटो फर्स्ट नंबर की मानी जाती है। अगला क्वेश्चन आपका, प्रवास कटिबंध का सिद्धांत किसने दिया। प्रवास कटिबंध का जोन माइग्रेशन थ्योरी, जोन माइग्रेशन थ्योरी का सिद्धांत किसने दिया, तो आपको पता होना चाहिए ग्रिफिथ टेलर महोदय ने दिया है। ये आईएमपी क्वेश्चन है, रट लेना समझ लेना, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रिफिथ टेलर ने प्रवास कटिबंध का सिद्धांत किस वर्ष में दिया, तो 1919 में किसने दिया, ग्रिफिथ टेलर ने दिया प्रवास कटिबंध का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, बेजा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है, बेजा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है, तो नील नदी और लाल सागर के मध्य में। नील नदी कहाँ पर स्थित है, तो आपको बता दें अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पूर्व में स्थित है, और लाल सागर उसी के ऊपर एक सागरीय भाग है जिसको लाल सागर के रूप में जाना जाता है। तो नील नदी और लाल सागर के बीच में जो क्षेत्र आता है वहीं पर कौन सी जनजाति निवास करती है, मेजा बेजा जनजाति निवास करती है। अगला क्वेश्चन आपका, याकूत जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है। ये याकूत जनजाति कभी कभी रीट में भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो आपको याद होना चाहिए याकूत जनजाति कहाँ पर निवास करती है, उत्तर पूर्वी साइबेरिया के तुर्की लोग साइबेरिया कहलाते हैं, साइबेरियन कहलाते हैं या याकूत जनजाति कहलाते हैं। पिग्मी जनजाति का निवास क्षेत्र है, पिग्मी जनजाति पूछा जा सकता है, एमपी क्वेश्चन है, रट लेना। कहाँ पर है, कांगो के वन। कांगो के वन कहाँ है, तो आपको याद होना चाहिए अफ्रीका महाद्वीप में है। कहाँ पर है, अफ्रीका महाद्वीप में है। और कांगो नदी एक ऐसी नदी है जो कि भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। भूमध्य रेखा को 2 बार पार करने वाली विश्व में केवल एक नदी है, कांगो नदी। कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली इकलौती एक नदी माही नदी, और मकर रेखा को पार करने वाली इकलौती नदी लिम्पोपो नदी, जो 2 बार पार करती है। अगला क्वेश्चन है, ये भी आपको याद रखना है, ऐसे भूलना नहीं है कि पिग्मी जनजाति का निवास क्षेत्र क्या है, तो कांगो के वन। ठीक है। बुशमैन जनजाति का निवास क्षेत्र क्या है, कालाहारी मरुस्थल। बुशमैन जनजाति कहाँ पर निवास करती है, तो कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के और बताओ कि कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, सब मैं बताऊंगा तो मजा थोड़ी आएगा यार, आप भी थोड़ा एक्टिव हो जाओ। ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज मैं थोड़ा स्पीडली बता रहा हूँ आपको, कि मैं चाह रहा हूँ कि एक ही वीडियो में पूरे 60-70 क्वेश्चन आपके इंक्लूड हो जाएं, ताकि आपको डबल वीडियो देखने की दिक्कत ना हो और एक ही में आपको परफेक्ट पूरा नॉलेज मिल जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 22 नंबर का, बुद्धू जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है, तो बुद्धू का है अरब मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल, अरब का मरुस्थल बुद्धू जनजाति का निवास क्षेत्र है। अगला है एस्किमो जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है, टुंड्रा प्रदेश, यानी कि ठंडा प्रदेश ही क्या कहलाता है, टुंड्रा प्रदेश कहलाता है। ये जितने भी प्रदेश लिखवा है ना, हर एक प्रजाति के एक नए क्वेश्चन पक्का उठ के आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 24 नंबर का, किस जनजाति का प्रतिनिधि पशु ऊंट है, यानी कि ऐसे कौन से जनजाति जो ज्यादातर ऊंट का उपयोग या प्रयोग करते हैं, तो अरब के लोग ही करते हैं। तो अरब में कौन सी जनजाति निवास करती है, बद्दू जनजाति निवास करती है, क्योंकि रेगिस्तान का जहाज किसको कहते हैं, ऊंट को। और अरब कंट्रीज में ज्यादातर क्या है, रेगिस्तान, सीधी सी बात। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर का, किस जनजाति के एक रक्त समूह को समुल्ला, आईएमपी क्वेश्चन नोट कर लेना, समुल्ला के नाम से जाना जाता है। तो बद्दू के एक रक्त समूह के लोगों को क्या कहा जाता है, समुल्ला के नाम से जाना जाता है। अगला है एस्किमो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो कच्चा मांस खाने वाले। एस्किमो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो कच्चा मांस खाने वाले। ये भी आईएमपी क्वेश्चन है, अर्थ पूछा जा सकता है आपसे। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लाइक करके बताओ। वीडियो थोड़ा ज्यादा स्पीड में हो रहा है वैसे मुझे पता है, फिर भी अगर लगे आपको कि सर ने ज्यादा ही आज स्पीड में पढ़ा दिया है तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख देना मुझे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, एस्किमो द्वारा सील मछली का शिकार
किस पद्धति के द्वारा किया जाता है। हाँ, बहुत आईएमपी क्वेश्चन ऐसे ऐसे छाट के लाया हूँ कि आपको ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगे इसके आंसर। अच्छे से पढ़ेगा उसको इसके आंसर मिलेंगे, वरना जो यूं ही ऐसे ढूंढने चाहेगा ना कि मैं ढूंढ लूँ, सर ने बनाया मैं बना लूँ, क्या है, नहीं बनेगी बेटा। अगला क्वेश्चन है, एस्किमो द्वारा सील मछली, देखो कौन सी मछली खाते हैं एस्किमो लोग, सील मछली, शिकार करने की पद्धति को किस नाम से जाना जाता है, माउपोक या एवं इतुआ पोक। ठीक है ना, माउपोक ज्यादा पूछा जाता है। माउपोक क्या है, तो सील मछली को मारने की एक पद्धति है, किस जनजाति द्वारा मारी जाती है या पकड़ी जाती है मछलियां, तो एस्किमो। और एस्किमो कहाँ पर निवास करते हैं, टुंड्रा प्रदेश में निवास करते हैं। और इसी के हथियार को क्या किस नाम से जाना जाता है, हार्पून के नाम से जाना जाता है। ये एक भाले टाइप एक हथियार होता है जिससे ये शिकार करते हैं, किसका, मछली का शिकार करते हैं, उसका क्या नाम है, हार्पून। एस्किमो के घर को क्या कहते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, बताने की जरूरत नहीं। इग्नू कहते हैं, इग्लू याक कहते हैं और हिमग्रह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एस्किमो शिकार के लिए जिस चमड़े की नाव का इस्तेमाल करते हैं उसे क्या कहते हैं, कयाक। वेरी गुड, आईएमपी क्वेश्चन। एस्किमो जनजाति के लोग जो नाव के रूप में प्रयोग करते हैं उसको क्या कहते हैं, कयाक के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किर्गिज किस भाषा का शब्द है। किर्गिज भी एक जनजाति है, यह फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, 40 पुत्रियां, 40 डॉटर्स, 40D याद रख लेंगे आप, हो जाएगा याद। चलो अगला क्वेश्चन है, भारत में भील जनजाति का निवास क्षेत्र क्या है, कहाँ है, तो भारत में भील जनजाति कहाँ कहाँ पर निवास करती है, मूल रूप से यह पूछा जा रहा है। तो आपको वैसे पता ही होगी कि भारत में भील जनजाति कहाँ कहाँ पर निवास करती है। एक तो अपना राजस्थान, पास में मध्य प्रदेश, पास में गुजरात, पास में महाराष्ट्र। ठीक है ना, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में कौन सी जनजाति निवास करती है, भील जनजाति निवास करती है। अगला क्वेश्चन आपका, दजिया क्या है, दजिया क्या है, तो कृषि का प्रकार है। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है। बिलों के मुखिया को क्या कहते हैं, गामती या गोमती या गामती या पटेल के नाम से जाना जाता है। तो बिलों के मुखिया को किस नाम से जाना जाता है, गामती या गोमती या पटेल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन 35 नंबर का क्वेश्चन, बहुत आगे बढ़ गए, चलो अच्छी बात है, पूरा करके ही रहेंगे आज तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, किस जनजाति के लोग मुर्दे को अपने गांव के अंदर ही दफनाते हैं, किस जनजाति के लोग मुर्दे को यानी मरे हुए को, मृतक के शरीर को अपने गांव के अंदर ही दफनाते हैं, तो नागा जनजाति के लोग अपने मरे हुए के शरीर को गांव के अंदर ही दफनाते हैं। ठीक है, भारत में अगला क्वेश्चन 36 नंबर का, भारत के दक्षिण में स्थित नीलगिरी की पर्वतमाला में कौन सी जनजाति निवास करती है, या आईएमपी क्वेश्चन ने लिख लेना। नीलगिरी की घाट भी कहते हैं, दक्षिण में स्थित है, जो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के बीच में स्थित है नीलगिरी की घाट, और नीलगिरी का पर्वत भी वहीं पर स्थित है। तो तोडा जनजाति के लोग वहां पर निवास करते हैं, उस पर्वतमाला पर। अगला क्वेश्चन है, भारत की आदिवासी जनजातियों में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, संथाल जनजाति है। ये भी आईएमपी क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, संथाल जनजाति का निवास स्थल है, संथाल जनजाति का निवास स्थल है, तो झारखंड राज्य का छोटा नागपुर का पठार। संथाल जनजाति मुख्य रूप से कहां पर निवास करती है, तो झारखंड राज्य का छोटा नागपुर का जो पठार आपने नाम सुना होगा, वहीं पर संथाल जनजाति निवास करती है। अगला क्वेश्चन है आपका 39 नंबर का, विश्व में सर्वाधिक मछली का उत्पादन किस देश में होता है, तो ये तो आपको पता ही होगा, चीन में होता है। ठीक है, वीटी कल्चर से अभिप्राय क्या है, अंगूर की खेती। अलग अलग कल्चरों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, अलग अलग कल्चर को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे वीटी कल्चर, ये कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है, रीड में पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है। मैंने सबके सब यहाँ पर लाने की कोशिश की है। तो पहला कौन सा है, वीटी कल्चर को किस नाम से जाना जाता है, तो अंगूर की कृषि के नाम से जाना जाता है। पीसी कल्चर को किस नाम से जाना जाता है, तो मछली पालन के नाम से जाता है। वीटी तो अंगूर और पीसी तो मछली। ठीक है ना, मछली पालन के नाम से जाना जाता है। इसी तरह सेरी कल्चर को किस नाम से जाना जाता है, तो रेशम उत्पादन के नाम से जाना जाता है, या उसका अभिप्राय क्या है, तो रेशम उत्पादन। अगला क्वेश्चन है, विश्व में 5 बड़े जनसंख्या के अनुसार देश 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे बड़ा देश कौन सा है जनसंख्या के आधार पर, चीन,
दूसरे पर कौन है भारत, तीसरे पे कौन है यूएसए और चौथे पे कौन है इंडोनेशिया और पांचवें पे कौन है ब्राजील। ब्राजील का तो आपको पता है क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के स्थान पर कौन सा स्थान है, पांचवा स्थान है। अगली पर ठीक है, जनसंख्या आपके चैप्टर में है, सिलेबस में है, इसलिए मैंने क्वेश्चन डाले हैं। एक दो क्वेश्चन इस तरह के आपको देखने को मिल सकते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है और अच्छे से पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी कितना है। वेटिकन सिटी 1000 के लगभग लोग निवास करते हैं और सभी पुरुष हैं, ठीक है, ये भी याद रखना। और यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत वेटिकन सिटी आता है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व के सबसे बड़े देश कौन से, वो था जनसंख्या के आधार पर 5, अब है क्षेत्रफल के आधार पर। तो सबसे बड़ा कौन सा है, रूस, फिर कनाडा, फिर चीन, फिर यूएसए और लास्ट में कौन है आपका 5वें नंबर पर, मैंने पहले ही बता दिया, ब्राजील। ठीक है ना, रूस, कनाडा, चीन, यूएसए और ब्राजील। आपसे क्रम पूछा जा सकता है, सबसे बड़ा या सबसे छोटा पूछा जा सकता है। अगला है 46 नंबर का क्वेश्चन, किस महाद्वीप को युवा जनसंख्या का महाद्वीप तथा किस महाद्वीप को वृद्ध जनसंख्या का महाद्वीप कहा जाता है। ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसे युवा जनसंख्या वाला महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, और ऐसा कौन सा महाद्वीप है जो कि वृद्ध यानी कि बूढ़े जनसंख्या वाले के रूप में जाना जाता है। तो युवा तो कौन है, अफ्रीका, और वृद्ध कौन है, तो यूरोप, ऐसा कहा जाता है। युवा जनसंख्या कहाँ पर है, अधिकतर अफ्रीका में, और वृद्ध जनसंख्या कहाँ पर है, यूरोप में, क्योंकि यूरोप में ठंड है तो ठंड में तो आराम का मामला है, और अफ्रीका में गर्मी है तो दौड़ भाग पसीने सब आएंगे। तो युवा अधिकतर कहाँ पर है भाई साहब, तो अफ्रीका में, और जो ठंडे लोग हैं वो क्या है, वृद्ध लोग हैं। ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, बताने की जरूरत तो है नहीं, वैसे आपको पता होगी, फिर भी लिख दिया है मैंने। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा हो गया, ब्राजील। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा मांस मंडी, वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है। विश्व की सबसे बड़ी मांस मंडी कहाँ पर है, शिकागो। और शिकागो कहाँ पर है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी मशीनरी राजधानी कहाँ पर है, डेट्रॉयट। कौन सी है, डेट्रॉयट, डेट्रॉयट क्या है ये, मशीनी राजधानी विश्व की सबसे बड़ी। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, सभी याद रखना आपको। विश्व का सबसे बड़ा 50 नंबर का क्वेश्चन 50 मार दिया तो हाफ सेंचुरी होगी अपनी, क्या बात है। विश्व का सबसे बड़ा आटा केंद्र यानी कि व्हीट आटा केंद्र कहाँ है, बफेलो। बफेलो वो बफेलो नहीं, ये अलग है, देश का नाम है, क्षेत्र का नाम है बफेलो, तो उसको क्या कहते हैं, आटा केंद्र के नाम से जाना जाता है। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो ये तो बताने की जरूरत नहीं भाई साहब, एशिया महाद्वीप। सबसे छोटा, सबसे छोटा बताओ कमेंट करके, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, वेरी गुड। अगला है आपका क्वेश्चन, हाँ ये भी आईएमपी क्वेश्चन है, इसको भी आपको ढंग से पढ़ना है और ढंग से याद रखना है। टकलामाकन मरुस्थल है सिक्यांग चीन में, कहाँ पर है, टकलामाकन मरुस्थल सिक्यांग चीन में। सहारा मरुस्थल कहाँ पर है, अफ्रीका उत्तरी दिशा में। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना अफ्रीका में। गोबी का मरुस्थल मंगोलिया व चीन की सीमा पर एशिया महाद्वीप में। अटाकामा मरुस्थल उत्तरी चिली दक्षिण अमेरिका में। और रब अल खाली मरुस्थल दक्षिण पूर्व अरब प्रायद्वीप में स्थित है। ये आपसे पूछा जा सकता है, रब अल खाली मरुस्थल कहाँ पर है, तो दक्षिण पूर्व अरब प्रायद्वीप में। और टकलामाकन और अटाकामा मरुस्थल उत्तरी चिली दक्षिणी अमेरिका में। गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चीन की सीमा पर एशिया महाद्वीप में। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना अफ्रीका में। और सहारा मरुस्थल ये भी अफ्रीका में और उत्तरी दिशा में। और टकलामाकन कहाँ पर है, सिक्यांग चीन में। ये सभी जितने भी मरुस्थल हैं एक जगह में इकट्ठे करने की कोशिश की, तो इनको याद रखना, एक आधा क्वेश्चन पक्का बनेगा। अगला क्वेश्चन है, जन प्रवास को प्रभावित करने वाले मानवीय कारक कौन से हैं। यानी जन प्रवास, जनसंख्या का एक स्थान से दूसरे स्थान, एक देश से दूसरे देश, एक जिले से दूसरे जिले, एक शहर से दूसरे गांव जाना क्या कहलाता है, प्रवास, माइग्रेशन। जिस तरह एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में आप जाते हैं तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए। तो वही वाला जनसंख्या वाला प्रवास है ये। तो क्या क्या कारक है जो मानवीय कारक है, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। पैसे के लिए भी, सामाजिक के लिए भी और राजनीतिक के लिए भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। यूएनडीपी का पूरा नाम, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन भाई साहब याद रख लेना, छाप लेना, डबल स्टार लगा देना।
यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूएनडीपी का फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा निर्धारित किया गया है? तो डॉक्टर महबूब उल हक, जो कि पाकिस्तान के एक रहने वाले हैं, ठीक है ना। कौन है? मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा निर्धारित किया गया? जो मानव विकास इंडेक्स है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI, ठीक है ना। ये किसने डेवलप किया? तो महबूब उल हक ने। तो HDI की फुल फॉर्म पूछ ली अगली में, ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोग्राम या इंटेक्ट, ठीक है ना, इंडेक्स भी बोल सकते हैं, इंडेक्स, ठीक है ना। अगला है मानव विकास की दृष्टि से भारत का स्थान। मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से विश्व में 198 को दर्जा मिला हुआ टोटल देशों की संख्या, वैसे तो बहुत सारे 198 बोला जाता है, उसमें से 135वां स्थान मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से भारत का है। अगला क्वेश्चन आपका, जीवन प्रत्याशा का सूत्र है वास्तविक जीवन प्रत्याशा माइनस न्यूनतम जीवन प्रत्याशा अपॉन अधिकतम जीवन प्रत्याशा माइनस न्यूनतम जीवन प्रत्याशा। अगला है आपका क्वेश्चन 59 नंबर का, भारत की जनसंख्या नीति के उद्देश्य कौन कौन से हैं? भारत की जनसंख्या नीति के उद्देश्य कौन कौन से हैं? तो आपके अलग अलग बताए गए हैं। देखें, पहला है आपका जन्म दर पर नियंत्रण करना, मृत्यु दर पर नियंत्रण करना, जनसंख्या वृद्धि का नियोजन करना, जनसंख्या की संकल्पना में सुधार करना। यह सब की जनसंख्या नीति के क्या है? उद्देश्य हैं। तो इन उद्देश्यों को भी आपको याद रखना जरूरी है। अगला आपका 60 नंबर का क्वेश्चन है, भारत की प्रथम राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित की गई? भारत की प्रथम राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित की गई? 16 अप्रैल 1976, ठीक है ना। भारत की नवीनतम जनसंख्या पहली तो कब हो गई? 1976। और भारत की नवीनतम जनसंख्या नीति कब घोषित की गई? तो 15 फरवरी 2000 को घोषित की गई है। जनसंख्या नीति संबंधित एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ध्यान से पढ़ें। अगला है, सामान्यतः मानव अधिकार के प्रकार कैसे हैं? ग्रामीण अधिवास और शहरी अधिवास। अधिवास यानी कि आपका घर, रहने का स्थान, ग्रामीण अधिवास होते हैं और शहरी अधिवास होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। अगला है, मेट्रोपोलिस शब्द किस भाषा का है? ग्रीक भाषा का है और अर्थ मात्र नगर यानी कि मां का नगर। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा महानगर कौन सा है? तो ग्रेटर मुंबई और दिल्ली और कोलकाता। भारत का सबसे बड़ा महानगर, बिग सिटी, महानगर कौन सा है? तो ग्रेटर मुंबई पहला, दूसरे पे नंबर पर दिल्ली, तीसरे नंबर पर कलकत्ता आता है। अगला 65 नंबर का क्वेश्चन आपका, फिनलैंड में काष्ठ निर्मित भवनों को किस नाम से जाना जाता है? कूटा के नाम से जाना जाता है। अगला 66 नंबर का क्वेश्चन है, नगर मानव की व्यापार क्रियाओं का केंद्र बिंदु होता है, यह परिभाषा किसकी है? नगर मानव व्यापार की क्रियाओं का केंद्र बिंदु होता है। नगर जो होता है ना, वो सभी व्यापारिक क्रियाओं का क्या होता है? केंद्र बिंदु होता है। ये कहने वाले कौन है? तो वेगनर, H वेगनर महोदय। अगला क्वेश्चन 67 नंबर का, मेगालोपोलिस संकल्पना के प्रणेता कौन है? जीन गॉटमैन। मेगालोपोलिस संकल्पना के प्रणेता कौन है? जीन गॉटमैन, ठीक है। अगले कुछ लास्ट क्वेश्चन रह गए हैं, आप वीडियो से जुड़े रहें, स्किप मत करना, पूरी वीडियो जरूर देखना। एक बार टाइम लगेगा पर इसमें पूरे आपके मैंने मानव भूगोल को कंप्लीट करने की कोशिश की है। ये अच्छे से अच्छे क्वेश्चन निकालने की कोशिश की है, और अगर मुझे लगेगा कि ये और IMP इसके अलावा भी बनते हैं तो वो भी मैं जरूर लाऊंगा। अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो मैं और भी अगर इससे संबंधित वीडियो हुई तो जरूर लेकर आऊंगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताएं। अगला क्वेश्चन 68, विश्व का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो टोक्यो, जो कि जापान में स्थित है, ठीक है ना। विश्व का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? टोक्यो, जो कि जापान में। और जापान को क्या कहा जाता है? उगते सूर्य का देश। मिस्र किस महाद्वीप में स्थित है? वेरी गुड। मिस्र जो देश है, इजिप्ट जिसको कहा जाता है, ये किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अब आपके कुछ प्रमुख ऐसे नगर जो किसी न किसी नदी के किनारे बसे हुए हैं, विश्व के जितने भी हो सकते हो वो मैंने आपको प्रस्तुत करने की कोशिश की है, तो आप ध्यान से पढ़ना, ध्यान से समझना।
इलाहाबाद नगर कहाँ पर, किस नदी के किनारे है, गंगा नदी के किनारे। पेरिस सीन नदी के किनारे। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे। काहिरा नील नदी के किनारे। लाहौर रावी नदी के किनारे। कराची सिंधु नदी के किनारे। लंदन टेम्स नदी के किनारे। चित्तौड़गढ़ गंभीरी नदी के किनारे। और टोक्यो सुनीदा नदी के किनारे। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे। और वुहान शहर जहाँ से आपका कोरोना वायरस फैला था वो यांगटी सिक्यांग नदी के किनारे अवस्थित है। और यांगटी सिक्यांग नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है। एक और बार दोहरा रहा हूँ, ध्यान से समझें। पहला है आपका इलाहाबाद जो कि गुजरात में स्थित है, वो गंगा नदी के किनारे है। पेरिस अधिकतर पूछा जाता है किस नदी के किनारे, तो सीन नदी के किनारे। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे। काहिरा नील नदी के किनारे। लाहौर रावी नदी के किनारे। कराची जो कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा शहर है वो किस नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे। लंदन अधिकतर पूछा जाता है, यह टेम्स नदी के किनारे है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग या चित्तौड़गढ़ हम कह सकते हैं गंभीरी नदी के किनारे। टोक्यो सुमीदा नदी के किनारे। और अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे। और वुहान यांगटी सिक्यांग नदी के किनारे अवस्थित हैं। आज का ये आपका मानव भूगोल का पूरी एमसीक्यू मैंने कंप्लीट करवा दी है। अब आप इसको दोबारा देखें, अगर एक बार में समझ नहीं आई हो, तिबारा देखें अगर दो बार में समझ नहीं आई हो तो। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना। और इससे संबंधित अगर वीडियो होगी मेरे पास अवेलेबल या नोट्स होंगे तो मैं आपको शेयर जरूर करूँगा। इसी तरह प्यार बनाए रखें आपके और अपने इस चैनल के 5000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। तो मुझे बहुत खुशी है, छोटे से चीज़ लेकर चला था, आज इतने तक आप लेकर आए। मैं उम्मीद करता हूँ आप भी मुझे और भी आगे ले जाएंगे। मोटिवेट जरूर करते हैं कुछ बच्चे कमेंट करके। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।